बहुत ही शराब के थोड़ी थोड़ी पिया करो। 80 और 90 के दशक में जिनके गानों से सच्ची मोहब्बत का एहसास होता था, ऐसा लगता था कि यही तो इश्क है। हमारे बचपन में इनके नाम पर चुटकुले और जवानी में इनकी आवाज का रोमांस जिंदगी को बेहद ही खुशनुमा बना देती थी। कभी इश्क और शराब को मिला कर पियो। पंकज उधास, जिन्हें गजल और प्यार भरे गीतों के लिए जाना जाता है। पंकज उधास एक ऐसी शख्सियत है जिनका जिक्र होते ही हर किसी के मन में गजलें और प्यार भरे गाने आ जाते हैं। उनकी गजलें हर किसी के बेचैन मन को पल भर में शांत कर देने का काम करती है और उनके द्वारा गाए हुए प्यार भरे गाने सीधा दिल में उतर जाते हैं। उनकी गजलों और गानों की लिस्ट अगर खोली जाए तो काफी लंबी है। उनके सदाबहार गानों में ना कजरे की धार, आदमी खिलौना है, चांदी जैसा रंग है तेरा समेत कई गाने शामिल हैं। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। चिट्ठी आई है उनके करियर के बेहतरीन गजलों में से एक है, लेकिन शुरुआत में वो ये गाना ही नहीं चाहते थे। बाद में जब उनकी ये गजल राज कपूर ने सुनी तो वो रो पड़े। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। आखिर पंकज उधास ये गाना क्यों नहीं गाना चाहते थे? कैसे 51 रुपए ने बदल दी इनकी किस्मत? इतनी अच्छी आवाज के बावजूद पंकज उधास को क्यों नहीं मिल रहा था कोई काम? क्यों हुए थे विदेश जाने को मजबूर? पंकज उधास कैसे बन गए गायकी की दुनिया के इतने बड़े नाम? पंकज साहब को क्यों बंदूक की नोक पर सुनानी पड़ी थी गजल? पंकज साहब ने जिस मुस्लिम लड़की से शादी की उसके लिए इन्हें कितने पापड़ बेलने पड़े? क्या है पंकज उधास और हनुमान चालीसा का कनेक्शन? जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। निकलो ना बेनकाब, ज़माना खराब है। पंकज उधास का जन्म 17 मई 1951 को गुजरात के जेतपुर में हुआ। वो अपने तीनों भाइयों में सबसे छोटे थे। उनका परिवार राजकोट के पास चरखारी नाम के एक कस्बे का रहने वाला था। उनके दादा जमींदार थे और भावनगर राज्य के दीवान भी। उनके पिता केशुभाई उधास सरकारी कर्मचारी थे। उन्हें इस राज बजाने का बहुत शौक था। वहीं उनकी मां जीतूबेन उधास को गानों का बहुत शौक था। यही वजह थी कि पंकज उधास समेत उनके दोनों भाइयों का रुझान संगीत की तरफ हमेशा से रहा। पंकज साहब ने कभी नहीं सोचा था कि वो अपना करियर सिंगिंग में बनाएंगे। उन दिनों भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था। इसी दौरान लता मंगेशकर का ऐ मेरे वतन के लोगों गाना रिलीज हुआ। पंकज साहब को यह गाना बहुत पसंद आया। उन्होंने बिना किसी की मदद से इस गाने को उसी लय और सुर के साथ तैयार किया। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल को पता चला कि वो गायकी में बेहतर हैं, जिसके बाद उन्हें स्कूल प्रेयर टीम का हेड बना दिया गया। एक बार उनके कॉलोनी में माता रानी की चौकी बैठी थी। रात में आरती भजन के बाद वहां पर कल्चरल प्रोग्राम होता था। इस दिन पंकज उधास के स्कूल के टीचर आए और उन्होंने कल्चरल प्रोग्राम में पंकज से एक गाने की फरमाइश कर दी। पंकज साहब ने ऐ मेरे वतन के लोगों गाना गाया। उनके इस गीत से वहां बैठे सभी लोगों की आंखें नम हो गई। उन्हें खूब वाहवाही भी मिली। दर्शकों में से एक आदमी ने खड़े होकर उनके लिए ताली भी बजाई और इनाम के रूप में उन्हें 51 रुपए दिए। ये रुपए उस समय बहुत ज्यादा हुआ करते थे। पंकज उधास के दोनों भाई मनहर और निर्जल उधास म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना पहचाना नाम है। इस घटना के बाद पेरेंट्स को लगा कि पंकज भी अपने भाइयों की तरह म्यूजिक फील्ड में कुछ बेहतर कर सकते हैं, जिसके बाद पेरेंट्स ने उनका एडमिशन राजकोट में संगीत एकेडमी में करा दिया। वहां पर कोर्स पूरा करने के बाद पंकज साहब कई बड़े स्टेज शो पर परफॉर्म करते थे। वो अपने भाइयों के जैसे ही बॉलीवुड में जगह बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 4 साल का लंबा संघर्ष किया।
इस दौरान उन्हें कोई बड़ा काम नहीं मिला। उन्होंने फिल्म कामना में अपने एक गाने को आवाज दी थी, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हो गई, जिस वजह से उन्हें भी कोई खास पॉपुलैरिटी नहीं मिली। काम नहीं मिलने से दुखी होकर उन्होंने विदेश जाकर रहने का फैसला किया। विदेश से लौटने के बाद साल 1980 में पंकज उदास ने अपनी पहली गजल एल्बम आहट रिलीज की। यहां से पंकज साहब की सफलता का दौर शुरू हो गया। पहला एल्बम लॉन्च होते ही उन्हें बॉलीवुड से सिंगिंग के ऑफर मिलने लगे। उन्होंने 1981 में एल्बम तरन्नुम और 1982 में महफिल लॉन्च की। विदेश में पंकज उदास को गाने की कला से बहुत पॉपुलैरिटी मिली। इसी दौरान एक्टर और प्रोड्यूसर राजेंद्र कुमार ने उनके गानों को सुना और बहुत इम्प्रेस हुए। वो चाहते थे कि पंकज साहब एक फिल्म के लिए गाएं और कैमियो भी करें। इसके लिए उनके असिस्टेंट ने पंकज साहब से बात की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इस बात और पंकज उदास के रवैये का जिक्र राजेंद्र कुमार ने उनके भाई मनहर से किया। जब मनहर ने यह बात पंकज उदास को बताई तब उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने राजेंद्र कुमार के असिस्टेंट को कॉल किया और मिलने के लिए मीटिंग फिक्स की। इस मीटिंग के बाद उन्होंने फिल्म नाम में काम किया और गजल चिट्ठी आई है को अपनी आवाज दी। यह गजल उनके करियर के बेहतरीन गजलों में से एक है। इस गजल की एडिटिंग डेविड धवन ने की थी। राजेंद्र कुमार और राज कपूर बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन उन्होंने राज कपूर को अपने घर डिनर पर बुलाया। डिनर करने के बाद उन्होंने पंकज उदास की आवाज में राज कपूर को चिट्ठी आई है गजल सुनाया तो वो रो पड़े। उन्होंने कहा कि इस गजल से पंकज को बहुत पॉपुलैरिटी मिलेगी और उनसे बेहतर यह गजल कोई दूसरा नहीं गा सकता। धीरे धीरे पंकज साहब को गजल गायकी से प्यार हो गया, जिसके लिए उन्होंने उर्दू भी सीखी। एक बार वो स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे थे जहां वो पहले ही 4-5 गजल गा चुके थे। तभी एक दर्शक उनके पास आ गया और उसने एक गजल की फरमाइश की। उसका बर्ताव पंकज साहब को सही नहीं लगा और उन्होंने गाने से मना कर दिया। इस बात पर वो आदमी इतना भड़क गया कि उन्होंने पंकज साहब के सामने बंदूक तान दी और गाने के लिए कहा। आदमी की हरकत से पंकज साहब इतना डर गए कि उन्होंने उसकी फरमाइश की गजल गाई। कैसेट बिक्री के सबसे अच्छे दौर में देश में पहला सीडी एल्बम पंकज उदास की गजलों से ही लॉन्च किया गया। साल 1987 में म्यूजिक इंडिया ने शगुफ्ता नाम का एल्बम लॉन्च किया। पंकज उदास की आवाज से सजा यह एल्बम काफी लोकप्रिय रहा। बाद में पंकज उदास ने सोनी टीवी पर एक शो आदाब अर्ज है भी शुरू किया। एक शो के दौरान पंकज उदास ने खुलासा किया था कि आज भी वह किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हनुमान चालीसा जरूर पढ़ते हैं। संगीत और गजल गायकी में अपने अनुभव के बारे में पंकज साहब कहते हैं कि मुझे इतना अनुभव हो चुका है कि किस राज्य के किस क्षेत्र के श्रोता किस तरह का गाना पसंद करेंगे, इसलिए उनके मूड के अनुसार मैं गानों का ट्रैक बदल देता हूँ। पंकज उदास ने 11 फरवरी 1982 को फरीदा से शादी की थी। एक कॉमन फ्रेंड की शादी में दोनों की मुलाकात हुई थी। पंकज साहब को पहली नज़र में ही फरीदा पसंद आ गई थी। उस वक्त पंकज उदास ग्रेजुएशन कर रहे थे और फरीदा एयर होस्टेस थी। पहले दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार। दोनों शादी करना चाहते थे। पंकज के परिवार वालों को इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन जब फरीदा ने इस रिश्ते की बात अपने परिवार को बताई तो उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं था। वो दूसरे धर्म में अपनी लड़की की शादी नहीं करना चाहते थे। फरीदा के कहने पर पंकज उदास उनके घर आए और उनके पिता से अपने रिश्ते की बात की। लेकिन कहते हैं ना, जब पैसा हो तो धर्म छिप ही जाता है। जब पंकज उदास का नाम हो गया तो फरीदा के कहने पर पंकज उदास उनके घर गए और उनके पिता से अपने रिश्ते की बात की। फरीदा के पिता रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे, इस वजह से पंकज बहुत डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी बातों से उनका दिल जीत लिया। फरीदा के पिता दोनों की शादी के लिए मान गए, जिसके बाद दोनों की शादी हुई। दोनों की 2 बेटियां नायाब और रेवा हैं। पंकज उदास को पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा साल 2006 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हुई थी। इस खबर के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे में जब उन्हें उनके दोस्त ने बधाई देने के लिए फोन किया तो वह भी हैरान रह गए। पंकज उदास ने जब अपने दोस्त से पूछा कि किस बात की बधाई,
तब उस दोस्त ने बताया कि आपको पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। इस खबर को सुनने के बाद पंकज साहब की खुशी का ठिकाना नहीं था। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने पंकज उदास को पद्मश्री से सम्मानित किया था। इसके अलावा पंकज साहब को दादा भाई नौरोजी मिलेनियम, रेडियो लोटस, इंदिरा गांधी प्रियदर्शी और केएल सहगल बेस्ट गजल गायकी जैसे कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। पंकज साहब का यूट्यूब चैनल भी है जहां हजारों सब्सक्राइबर हैं। वो अपने लाइव परफॉर्मेंस और गानों की झलकियां यूट्यूब पर साझा करते रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज के समय में उनकी 24 से 25 करोड़ रुपए नेटवर्थ बताई जाती है। दोस्तों, वैसे तो पंकज साहब की कई सारी गजलें हम लोगों के दिल के करीब है, लेकिन इनका एक गजल है, ऐ गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। मुझे ये गजल बेहद पसंद है। पंकज साहब का कौन सा गजल आपके दिल के करीब है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।